अपना जो ये कि गंधारी का साथ मैं तो भाई किसी चीज़ को मानता नहीं। मैं तो श्री कृष्ण से ज़्यादा संपूर्ण कोई नहीं है। अरे कृष्ण जी एक को नहीं करवा पाया। जब देव रखूँ लगता है ये दो गुटों में एक आधा पांडवों की तरफ से आधा कौरवों की तरफ से लड़ रहे। देखो आप पकड़ लो, ये तुम्हारा ऊपर से नीचे तक भला कर देगा। तो अगर मैं बोलने लगा मुद्दा है क्या, ये मुद्दा स्वास्थ्य है, ये मुद्दा शिक्षा है, ये मुद्दा आपकी पहचान है। हम और आप अगर यहाँ ट्राई सिटी में घूमने चले गए तो तेरा भी नहीं पड़ेगा कि हीर कौन है। लेकिन आपको मालूम पूरी दुनिया में फौज ही हिंदुस्तानी फौज एक ऐसी है जो कंधे पर जाति का नाम लेके घूमती है, तो वो आपका ब्रांड एम्बेसडर होता है, आपको पहचान देता है। अब 1857 की क्रांति से पहले किसी भी जात की कोई रेजिमेंट नहीं थी। अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोलता है। ये सारी जो रेजिमेंट की प्रणाली आई वो सिर्फ इसी आधार पे आई कि कौन अंग्रेजों के प्रति वफादार था, कौन उनके विरोधी था। जो विरोध में थे सजा के तौर पर उनकी भर्ती खत्म कर दी या बंद कर दी, और जो साथ में थे उनकी पलटन पड़ी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले ज्यादा भर्ती होती थी सिखों की। क्यों? सन 57 में उन्होंने साथ दिया कर और लड़ाकू कौम तो थी, लेकिन क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सिखों की सबसे ज्यादा भर्ती, लेकिन उसके बाद कम कर दी गई। क्यों? एक दौर आया कि सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, जैसे कुक का आंदोलन चला, ठीक है ना, और भी कई चीजें। गदर पार्टी में भी सिखों का बड़ा अहम रोल रहा। तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल रिलायबिलिटी, मतलब जो राजनीतिक रूप से आपसे सहयोग नहीं कर रहे हैं उनकी भर्ती कम करो। और फिर अचानक उन्होंने क्या कहा पंजाबी मुसलमान की भर्ती ज्यादा करो। पंजाबी मुसलमान मतलब जो आज के पाकिस्तान का पंजाब। तो इसमें क्राइटेरिया ये नहीं था कि कौन कितनी बहादुर है। भाई सिखों की बहादुरी के बारे में तो कोई शक ही नहीं कर सकता, लेकिन जो जितना अंग्रेजों के साथ था उसी हिसाब से ऊपर उतार चढ़ाव होता रहा भर्ती। तो ये तो था रेजिमेंट क्यों और कैसे हुई। अब रेजिमेंट की जो सन 47 के बाद ढांचा आया, उस ढांचे में भी क्या था, जिसकी नुमाइंदगी हो रही थी वहां पे उन्होंने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी ले ली। जिसकी नुमाइंदगी नहीं थी या जिसके जो सरदार थे वो जागरूक नहीं थे, उनको हिस्सेदारी नहीं मिली। आज देश आजाद है, हमारे में जागरूकता लेट आई, तो आज हम अपने हक के लिए खड़े हैं। और इसलिए जब आप हक के लिए खड़ा हो तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब एक सवाल और उठता है, लोग कहते हैं कि देखो फिर सब मांगेंगे, ये हमारे नेता जानबूझ के उठाते हैं। देखो नेता इस आंदोलन को कैसे कमजोर करते हैं। फिरती आएगा एक नेता को मैं जानता हूँ, हमारे हरियाणा के लिए 6-7 बार जीत लिए विधानसभा जी, नहीं आई नहीं तो जी इसकी भी बढ़ाता उसकी बढ़ाता, सीधा कहते ना कि ना बढ़ी उठाई। देश फंस तो यही रहा है ना कि भाई फिर सब मांगेंगे। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, आरक्षण की तो सारे मांग रहे हैं, कौन नहीं मांग रहा? आदमी मांग रहे। तो क्या सबको आरक्षण मिला, या इस डर से कि सारे मांगेंगे आरक्षण टाल दिया गया? भाई जिनको लगा सरकार को कि ये हकदार है उनको दे दिया। ऐसे ही रेजिमेंट का आप कह रहे इसको भी मिलेगी उसको मिलेगी। भाई ये देखो क्राइटेरिया क्या है कि आपके अंदर सैन्य परंपरा हो, वो हमारी असाधारण है। आपके पास बहादुरी के पदक हो, आपके मरने मारने का जज्बा हो, हमारे पास में है। और अगर मान लो सबके पास है तो सबसे ज्यादा किसके पास में? उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप रेजिमेंट दीजिए। तो आपको अब हर जगह ये सवाल पूछा जाएगा और हर सवालों का जवाब है। आप मुंह बंद कर सकते हो, बशर्ते आप पूरा चिंतन मंथन करें। कई साल पहले आज तक में बहुत बड़ा हमारा जनरल फौजी वो बकवास कर रहा जी नहीं है यूं कर रहा। जब उसको हमने फोन कराया ना, तू बोल क्या रहा है, तेरे खिलाफ दावा करेगा, वो पूरा प्रोग्राम ही ऑफ द एयर हो गया। वो यही है, इस मुद्दे को आप समझना नहीं चाहते, आप इसके ऊपर चिंतन मंथन नहीं करते। आप सोचते हो कि मेरी ड्यूटी सिर्फ जो है 1 घंटा 2 घंटा एक कार्यक्रम था। भाई इसका तो कोई, मैं इस चीज का मना नहीं करता, आपके सरों की संख्या भी अहम रखती है और सारे आदमी विद्वान भी ना उसके सारा पढ़ भी नहीं सके, लेकिन थोड़ी बहुत आप बात सुन तो सकते। किसी भी बातें करते ये शिक्षा ला, वो क्रांति ला, वो ला, अरे तुम मुद्दे की बात करना खाते
मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पूरी कौम के अंदर एक बिल्कुल एकदम ऐसी चेतना लाएगा कि आपका कोई भी सिस्टम नहीं ला सकता जो ये जजमेंट ला देगी। ये पूरा एक अर्थतंत्र है। आज दुनिया के किसी भी कोने में अगर लड़ाई हो रही है तो ये लड़ाई इसलिए ना हो रही कि मूछ का एक मोटी लंबी है। सारी लड़ाई की जड़ है इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था को काबू करना, उसकी लड़ाई है ये। और ये जो फौज है जो आप सोच रहे हो सिर्फ सिपाही बनने की कवायद है, ये पूरी एक अर्थव्यवस्था अपने आप में। और इस अर्थव्यवस्था का 100% जो मजा मिलेगा वो गांव देहात के गरीब बच्चे को मिलेगा। तो अगर आप रेजिमेंट के मुद्दे में अगर आप कुछ टांग रखते हो तो इसका मतलब आप जो नीचा तबका है, हमारा कमजोर तबका है, उसके आप विरोध किए हैं। भाई आप यहाँ शहर में आके ट्राई सिटी में पानी को पापा कहने लगे, गुलगुला खाने लग गया है, अरे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, इसका मतलब तुम्हारे बस पूरा धर्म पूरा हो गया। आपकी अब नैतिक जिम्मेवारी है कि जो आपका भाई पीछे गांव देहात में कमजोर रह गया, पीछे रह गया, उसका हाथ पकड़ के उसको भी अपने लेवल तक ले आओ। और ये तब आएगा, मैं ये कह रहा हूं ना, ये संजीवनी है। और जो अपने आप में फन्ने का बन रहा हो, कह रहा मैं अंडी खाऊं, क्या मेरे सामने शास्त्रार्थ करा दो, 2 मिनट में झंडी पाड़ दूंगा। मैं विद्वान नहीं हूं लेकिन फौज के बारे में बता सकता। फिर कहते यहाँ आदमी आया तो नहीं, इसलिए नहीं आया, कौम के प्रति कट्टरता नहीं है। ये रेजिमेंट ही एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें लोगों को कट्टरता पैदा की जाएगी। ये जितनी भी कौमें हैं ये बेवकूफ नहीं है। जिनका आज फौज पे कब्जा है, जाट, सिख, राजपूत, मराठा, ये पहाड़ी, डोगरे, ये सारी जातियां आपसे एजुकेशनली आगे हैं, सोशली आगे हैं, पॉलिटिकली आपसे आगे हैं। और हम खाओ सुनाना ये मुद्दा नहीं है, ये अपना मुद्दा के लिए बैठी है। ये जो पूरा आपका सिर है, ये 5 प्रदेश बताता हूं मैं, ये जेंट के जो है इस पूरी इस कौम के और हॉलिंग कर देगा। और कोई कई मेरी बात से सहमत नहीं हो, मैं कह रहा हूं ये मंडल से भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये दादालाई वाला मुद्दा है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कौम का मुद्दा है, न कि पूरे एक समूह का मुद्दा है। तो आपको इसके बारे में चिंतन मंथन करना चाहिए। कोई अगर किसी को संशय हो, हमारे से रात में 12 बजे फोन बताओ, और देखिए क्या हमारा क्या मतलब कमियां तो लाभ है। अब ये देखो सारे बैठे रह जाते हैं, जिनकी मुंह में दांत नहीं है ना, पाव का बदल है। बताओ हमारे यूथ का भाई, हम बदलेंगे 5 साल में, फिर अगली पीढ़ी को कौन समझाएगा? पता नहीं कौन सी बीमारी की पंचायतों में जवानों को हमारी बात कर सकते हैं। हम बुलाते हैं 50% आबादी पे महिला है, वो हम अपना घर में लुकाकर आपको। फिर भारत यूथ का है, सारी का वो कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हम और आप तो थके हुए लोग हैं। हम कौन सा दिल्ली जीतता है? जिसमें दिल्ली जीतने की जिनमें हिम्मत और ताकत है उसको तो निकल नहीं देते, उनको यहाँ बुलाते नहीं हो। तो मेरी गुजारिश है, बड़ा अच्छा आप लोगों ने आयोजन किया, पहली शुरुआत है, आप सबको साधुवाद। लेकिन अगली बार अगर यहाँ आए तो यहाँ जगाधरी, अम्बाड़ा, संगरूर, गुड़गांव, इनकी भीड़ से ज्यादा लोकल भीड़ चाहिए। चाहिए जवान चाहिए। अगर न थारा कोई रूल हो तो कि थारा घर के एक ही आदमी बाहर आएगा तो हम अपना घर में खाट तोड़ो, एक जवान बच्चा या एक महिला को भेज दो, वो घर भी तोड़ो। तुम तो नहीं से हम हार चुके हो। तो मेरी ये गुजारिश है, बोल कड़वे हैं। मैं इसलिए कि मैं अपने 30 साल के अनुभव से बोल रहा हूँ, जो इस समाज को मैंने, और इस समाज को उल्टा सुल्टा तो लेना ले इसको भाई, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ होगा, आपने सिर्फ लक्ष्य एक रखना है। हमने जब शुरुआत की बोल भाई नीचे बैठ कर पंचायत में, तो एक बोला नीचे बैठा कर जब करे जब मर जाए कोई, मरे हुए जिंदा को, तो भाई जिंदा हो फिर ऊपर ही बैठा। और मेरी एक गुजारिश है, इस मुद्दे को आप पकड़ लो, ये तुम्हारा ऊपर से नीचे तक भला कर देगा। तो अगर मैं बोलने लगा मुद्दा है क्या, ये मुद्दा स्वास्थ्य है, ये मुद्दा शिक्षा है, ये मुद्दा आपकी पहचान है। हम और आप अगर यहाँ ट्राई सिटी में घूमने चले गए तो मेरा भी नहीं पड़ेगा कि हीर कौन है।
लेकिन आपको मालूम है पूरी दुनिया में फौज ही एक हिंदुस्तानी फौज एक ऐसी है जो कंधे पे जाति का नाम लेके घूमती है, तो वो आपका ब्रांड एम्बेसडर होता है, आपको पहचान देता है। अब एक भाई ने कह दिया ना कि भाई हमने कोई जाना भी ना करता कि यादव कौन है। मैं 30-35 साल पहले जो है गुजरात में था। गुजरात में हीरो की बहुत बड़ी आबादी है सौराष्ट्र में। जब हथियार का लाइसेंस है मतलब जात क्या मतलब जात यादव है, बोले ये क्या होता है, मतलब ही बोले ये क्या होता है, मतलब राव साहब बोले यार कुछ और बता दें, मतलब जैसे धारा पटेल से भाई वैसे नहीं सब। तो ये तो आज जब वहाँ स्कूल जाते क्यों, क्योंकि आपके पास कुछ था ही पहचान नहीं था। अगर आपकी रेजिमेंट होती उस टाइम तो फौज की पोस्टिंग हिंदुस्तान के हर कोने में होती रहती है, तो आपको पहचान नहीं रहती अपना। कौम की पहचान जो है, कौम को एक ब्रांड बनाएगा तो ये आपकी फौज बनाएगी। और आने वाले दौर में तो ज्यादा लंबा हो गया, मैं अब ज्यादा खींचूंगा नहीं। देखो आने वाले दौर में हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। आप देख रहे हो डाक विभाग का क्या हाल है और टेलीफोन विभाग, लेकिन जब तक कोई देश जिंदा है 3 चीज कभी प्राइवेट नहीं होगी, एक टैक्स महकमा, एक पुलिस और एक फौज। इसका मतलब जब सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो ये आपका आरक्षण धरे रह जाएंगे। लेकिन जब तक देश है, फौज है, और अगर फौज में रेजिमेंट मिल गई तो आपकी नुमाइंदगी जब तक देश जिंदा है तब तक रहेगी। तो फिर ऐसा आरक्षण के ऊपर जो है बात करो, चर्चा करो और अपनी ध्यान लगा दो। बाकी तो देखो भाई कमियां हम सामने हैं। और लास्ट में जो ये कि गंधारी का साहब, मैं तो भाई किसी चीज को मानता नहीं। मैं तो चिन्हाटिया में जाकर लड्डू खा के खाया हूँ, मेरा कोई भूत डाक करना चाहिए, ठीक है ना। और मैं किसी शराब को नहीं मानता। मैं तो गरम सुखा आओ और मैंने खूब गाड़ी देख कर जाओ, मैं ना भरूंगा। शराब भूल जाओ, कर्महीन आदमी शराब की आड़ लेता है। और रही बात एक का कि मेरे ख्याल से पूरे आज तक के जो मानव का काल है, श्री कृष्ण से ज्यादा संपूर्ण कोई नहीं है। अरे कृष्ण जी एक को नहीं करवा पाया। जब देव लक्ष्मण रखा है, दो गुटों में एक आधा पांडवों की तरफ से आधा कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, तो हम और हम के मैं तो ये मानता हूँ जिस कौम का अगर 4 ना तबका 1/4 तबका भी एक भिड़ा बैठ जाता तो इसका मतलब उसमें एक का आ गया। तो हाँ बिल्कुल, जो यहाँ आगे इसका मतलब कौम में एक का है भाई, बहुत जबरदस्त एक का है। संपूर्णता की बात कभी नहीं होगी। 25% आदमी आ गए, 10% भी आदमी आ गए तो इसका मतलब एक का है कौन, नहीं तो फिर ये एक का जो है रोड़ा होता रहो और कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग सब ये सोच लो कि मैंने समर्पण देना है, मैं समर्पित होना है इस मैनेजमेंट के मुद्दे के प्रति, तो आप सबका जो है कल्याण होगा। अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो